नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। मुंबई में एक बड़ा नाम है टीवी इंडस्ट्री में, बरसों से आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर देखते आए हैं। चलिए मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जितेंद्र दीक्षित से। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। आप समय निकाल कर हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। पत्रकारिता का जो दौर आपने जिया है, उस दौर को मुझे लगता है 25 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। तो इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं और क्या क्या बदलाव आए हैं, उस पर थोड़ा सा बात कीजिए। सबसे पहले तो धन्यवाद जोशी जी, आपसे आज पहली बार प्रत्यक्ष मुलाकात हो रही है। इसके पहले हम ऑनलाइन जुड़ते आए हैं और आपने मेरी कई किताबों पर मेरा इंटरव्यू किया है जी। और मुझे खुशी है कि अपनी इस इंदौर यात्रा के दौरान आपसे मुलाकात का मौका मिल रहा है। तो आपने पत्रकारिता के सफ़र की बात की, तो देखिए पत्रकारिता, अगर खास करके मैं टीवी पत्रकारिता की बात करूं जिसमें कि मैंने करीब 22-23 साल गुजारे हैं, तो उसमें काफ़ी बदलाव आया है। अब से 2 दशक पहले टीवी पत्रकारिता जैसी होती थी आज वैसी बिल्कुल नहीं होती है। और अब से 2 दशक पहले टीवी पत्रकारिता को जिस तरह से परिभाषित किया जाता था कि टीवी पत्रकार को ऐसा होना चाहिए, तो आज उस परिभाषा में आज का टीवी पत्रकार बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी हैं कुछ लोग जो अभी भी उस परिभाषा के दायरे में खुद को रखने की कोशिश करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि ये तो ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं। और मुझे तो इस बात का गर्व है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अभी भी ओल्ड स्कूल वाले में ही गिना जाता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में जो पत्रकारिता है, शब्द के साथ अगर आप ईमानदारी बरतते हैं तो आपको ओल्ड स्कूल वाला ही होना पड़ेगा। नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं या कुछ और हो सकते हैं, आप पत्रकार नहीं हो सकते। तो आपने बदलाव की बात की है, तो देखिए बदलाव बहुत सारे मायनों में हुआ है और टीवी पत्रकारिता में बीते 20-22 सालों में 2 काले दौर आए हैं। पहला काला दौर आया 2004-05 के आसपास, जब टीवी पत्रकारिता पे बड़े ही ऊल जलूल टाइप का कंटेंट दिखाया जाने लगा। जब हमने देखा कि अंधविश्वास से जुड़ी हुई कहानियाँ उसमें दिखाई जाने लगी, इस तरह का कंटेंट कि एलियंस आए और बकरी को उठाकर ले गए, मोती को मणि बनाकर दिखा दिया, फिर कोई स्वर्ग की सीढ़ी बना रहा है, कहीं पे जो है सांपों को सेक्स दिखाया जा रहा है, कहीं पर राखी सावंत ने कुछ ड्रामा कर दिया तो उसको प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। और जो जन सरोकार की खबरें थी, जो वाकई में किसी घोटाले का पर्दाफाश कर रही हों या किसी कुकर्म का पर्दाफाश कर रही हूँ या सरकार से सवाल पूछ रही हूँ, उस जैसी खबरें जो सोचकर हम पत्रकारिता में आए थे कि हम जब पत्रकार बनेंगे तो हम ये करेंगे, तो वैसा उस दौर में नहीं हो रहा था। और ये दौर चला 2004-05 से लेकर के 2008-09 के आसपास तक। और फिर उसके बाद में हमने देखा कि मुंबई में आतंकी हमले हुए, जगह जगह पर देश में बम धमाके होने लगे, तो पूरा कवरेज जो है फिर उस पर फोकस्ड होने लग गया। 2009 में चुनाव भी थे, लोकसभा चुनाव भी थे और महाराष्ट्र में विधानसभा के भी चुनाव थे। और उसके बाद फिर अन्ना हजारे ने अपना जन लोकपाल को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। तो वो जो गंदगी थी वो धीरे धीरे वो फिर ख़त्म होती गई और वापस से जन सरोकार की तरफ जो है झुकाव होने लग गया टीवी पत्रकारिता का। लेकिन फिर 2014-15 के बाद, एग्जैक्टली 14 में तो नहीं लेकिन 15 के बाद से हमने देखा कि एक दूसरा काला दौर जो है टीवी पत्रकारिता का शुरू हो गया, जहाँ पर टीवी पत्रकारों ने सत्ता से सवाल पूछना ही बंद कर दिया। और पत्रकारों को विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, लेकिन पत्रकार जो है विपक्ष से ही सवाल पूछने लग गए, जबकि विपक्ष के साथ में खड़ा होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। जब आप पत्रकार बनते हैं, जब आप किसी समाचार संस्थान में काम करते हैं, तो आपको एक विपक्ष की हैसियत से ही काम करना चाहिए। गवर्नेंस के ग्रे एरियाज पर सवाल पूछने चाहिए, उनको उजागर करना चाहिए, लोगों की आवाज़ बनना चाहिए। जो सरकार में बैठे लोग गड़बड़ कर रहे हैं उसको एक्सपोज करना चाहिए और सरकार आपसे डरे। लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि या तो ज़्यादातर पत्रकार जो है, ज़्यादातर समाचार संस्थान जो हैं वो सरकार की गिरफ्त में हैं, चाहे डर के मारे हों या किसी और फायदे के कारण हो। और वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जैसा कि अब से 2 दशकों पहले तक हो रहा था। काफ़ी लंबा सफ़र, लेकिन इस दौर को संक्षिप्त में जितेंद्र जी ने आपके समक्ष पेश किया। ये बात भी सही है कि जितेंद्र जी अपने आप को आज के इस दौर से के अनुरूप नहीं मानते, लेकिन जिस युग को इन्होंने जिया है, वो चाहे फिर मुंबई में 26/11 का इंसिडेंट हो या मुंबई में जो सरकार के राजनीतिक घटनाक्रम बदलते हैं, उन सब बातों पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपनी किताबों में लिखा है। तो शुरुआती दौर में मैं आपका परिचय जितेंद्र जी से एक लेखक के तौर पर करवाना भूल गया था, लेकिन इस बात को मैं यहाँ बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि मैंने जो बुक रिव्यू किए हैं, इनके बुक्स पढ़ी है,
उसमें शब्दशः जो वर्णन किया गया है, अगर आप वो किताब पढ़ेंगे, चाहे वो अयोध्या ने कैसे बदल दी मुंबई 26/11, या मुंबई की जो राजनीति के वो 35 दिन, जो बड़े कठिन दौर था, बड़ा उतार चढ़ाव का दौर था महाराष्ट्र की राजनीति में 2019 का, उसको बहुत अलग ढंग से किताब के माध्यम से जितेंद्र जी ने आपके समक्ष पेश किया था। और उस किताब को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता था कि हम शायद मुंबई में ही बैठे हैं और मुंबई के इस बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं। काफ़ी अच्छा लेखक के तौर पर आप अपने आप को कितना संतुष्ट पाते हैं जो आप किताबें लिखते हैं और जो प्रतिसाद लोगों से मिलता है उसको लेकर? हाँ, देखिए, मैं स्कूली वक्त से मैं लेखक बनना चाहता था। पत्रकार तो लेखक बनते बनते पत्रकारिता में आ गया, लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में था तो पहली बार मेरा कोई लेख या मेरी कहानी जो है एक मैगज़ीन में छपी थी। बालहंस नाम की मैगज़ीन थी, राजस्थान पत्रिका ग्रुप से निकलती थी वो, जयपुर से। और उसमें पहली बार मेरी माँ नाम का एक लेख छपा था और उस पर पहली बार मुझे 300 रुपये का चेक आया। उस दौर में ये बात है 91-92 की, और उससे बड़ा प्रोत्साहन मिला। मेरे स्कूल में पता चला तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे लिए एक विशेष सम्मान समारोह रखा कि देखिए हमारे स्कूल का बच्चा जो है वो पत्रिका में उसके लेख छप रहे हैं। और काफ़ी मुझे आत्मसंतुष्टि भी हुई, प्रोत्साहन भी मिला। और फिर मैं लिखते गया। जब मैंने 10वीं क्लास पास की तो उसके बाद में मैं लेटेस्ट टू एडिटर संपादकों के नाम खत लिखने लग गया सामयिक विषयों पर। और फिर इस बीच में हुआ ये कि मुझे जो सामना अखबार है शिवसेना का मुखपत्र, उसके हिंदी संस्करण में मुझे बतौर कैंपस रिपोर्टर और दक्षिण मुंबई के अंशकालिक संवाददाता के तौर पर मुझे काम करने का मौका मिला। तो इस तरह से सफ़र की शुरुआत हुई थी। लेकिन जहाँ तक किताबों का सवाल है तो देखिए, किताब इसलिए मैंने लिखी क्योंकि किताब जो है, जो पहली किताब 26/11 वाली किताब, एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप टीवी के कैमरे पर जो है, क्योंकि समय सीमा होती है, आप नहीं बता पाते, आपको चुनिंदा चीज़ें छांट कर ही लिखनी होती है, लेकिन आप बताना चाहते हैं, आपके पास में कई और किस्से होते हैं। कई बार आप अखबारों में नहीं लिख पाते क्योंकि अखबारों के पास में भी जो है पेजों की संख्या सीमित होती है, आपको जो स्पेस मिलता है कॉलम का भी सीमित होता है। तो ऐसे में फिर मैंने चुना किताब का माध्यम, जिसमें मैंने रिपोर्टाज स्टाइल में 26/11 वाले इंसिडेंट को लिखा। फिर उसके बाद जो 35 डेज़ नाम की जो मेरी पहली अंग्रेजी की किताब थी, उसमें 2019 में जो पूरा ड्रामा चला 35 दिनों तक चुनाव नतीजे आने के बाद में, उसको मैंने रिपोर्टाज स्टाइल में लिखा। और फिर मेरी जो सबसे ताज़ा किताब आई बॉम्बे आफ्टर अयोध्या, तो ये जो किताब है ये मेरी एक ड्रीम बुक थी कि 30 साल में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई अयोध्या में तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मुंबई शहर पर हुआ। दंगे तो और भी जगहों पर हुए थे, लेकिन मुंबई में दंगे हुए 2 चरणों में। एक 6 दिसंबर को शुरू हुआ और उसके बाद 1 हफ्ते तक दंगे चले। दूसरे चरण में 6 जनवरी 1993 में दंगे शुरू हुए और फिर हफ्ते 10 दिन तक चले, और उसके बाद 12 मार्च 1993 को बम धमाके भी हुए थे। तो इन घटनाओं ने मुंबई को कई मायनों में बदल कर रख दिया। इसने मुंबई की राजनीति को बदल दिया, इसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को बदल दिया, मुंबई के रियल स्टेट को बदल दिया, मुंबई के सामाजिक ताने बाने पर भी इसने अपना असर डाला। तो उनके अलावा बीते 30 सालों में 2022 में ये किताब रिलीज़ हुई, 92 से लेकर 22 तक, इन 30 सालों में मुंबई में जो भी बड़ी घटनाएं हुई उनको मैंने एक तरह से जिया है, एक मुंबई के नागरिक होने के नाते भी और एक मुंबई में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार के नाते भी। तो उन घटनाओं से जुड़े हुए कई अनसुने किस्से, उनको मैंने इस किताब में पेश किया है। तो बॉम्बे आफ्टर अयोध्या अगर आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये दावा है कि आप अपने आप को मुंबई का एक्सपर्ट मानने लग सकते हैं, आप अपने आप को मुंबई का एक्सपर्ट बता सकते हैं। क्या बात है। देखिए, किताब के बारे में तो जितेंद्र जी ने उसका लब्बो-लुआब आपको बता दिया, लेकिन अगर वाकई में आप उस मुंबई की भूमिका में आना चाहते हैं, उस 35 दिन के घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हैं, या 1992 से लेकर 22 तक जो मुंबई में घटनाक्रम हुए हैं आफ्टर अयोध्या के इन सब केसों के बाद, तो उसके लिए आपको किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितेंद्र जी, किताबें कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? ये किताबें देखिए 26/11 तो अब आउट ऑफ प्रिंट हो गई है, तो अगर कोई इच्छुक है तो आपके कमेंट बॉक्स में डाल दे अपना ईमेल आईडी और आपका संपर्क नंबर, जहाँ पर आप ये इंटरव्यू अपलोड करेंगे तो मैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और बाकी मेरी सारी किताबें तमाम देश भर के तमाम पुस्तक विक्रेताओं के पास में उपलब्ध हैं, बुक स्टॉल्स पर और अमेज़ॉन पर भी हैं।
दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे वो अयोध्या ने कैसे बदल दी बम्बई हिंदी संस्करण जो है, या इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो बॉम्बे आफ्टर अयोध्या नाम से है। कश्मीर पर मेरी किताब है वैली ऑफ रेड स्नो, या फिर 35 डेज। ये सारी की सारी किताबें आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं, देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी कोने में ये उपलब्ध हो सकती हैं। जितेंद्र दीक्षित क्राइम की दुनिया की रिपोर्टिंग का एक जाना माना नाम है। उनके द्वारा शुरू किए गए शोज़ जो हैं वो लैंडमार्क बने और कई चैनलों ने उन शोज़ को भी कॉपी करके आगे बढ़ाया। उनकी टीआरपी बढ़ने के पीछे जितेंद्र दीक्षित जी के इस क्राइम शो के बाद वो शोज़ आगे बढ़े। बहरहाल किताबों की उपलब्धता के बारे में बात कर ली, किताब के बारे में बात कर ली, और पत्रकारिता के जो दौर बदला उसके बारे में बात कर ली। लेकिन जितेंद्र जी, आप क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, राजनीतिक घटनाक्रमों की रिपोर्टिंग करते हैं, तमाम सारे अन्य पहलुओं पर भी आप जो संवेदनशील होते हैं उन मुद्दों पर भी रिपोर्टिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा? सबसे ज़्यादा तो अब देखिए, जो क्राइम, जिस तरह का क्राइम मैं कवर करता था, अंडरवर्ल्ड वाला क्राइम, जब मुंबई में रोज़ाना गोलियां चलती थी, गैंग वॉर होते थे, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अश्विन नायक, अबू सलीम, ये तमाम नाम रोज़ अखबारों में पढ़े जाते थे। और हर दिन कभी पुलिस एनकाउंटर में किसी को मारती थी कि, और कभी ये गैंगस्टर्स एक दूसरे को गोलियां मारते थे, और इनकी जो साजिशें होती थी, इनकी कहानियाँ होती थी, वो सब हम उस वक्त में करते थे। लेकिन अब वैसा अंडरवर्ल्ड तो ख़त्म हो गया है, तो अब उस जैसा अपराध होता नहीं। अब जो दौर है उसमें राजनीति हावी है खबरों की दुनिया में। तो जाहिर तौर पर आज अगर कुछ चैलेंजिंग है कि जो मौजूदा कुछ चल रहा है, देखिए जो सामने दिखता है कि हो रहा है वो राजनीति नहीं होती है, जो पर्दे के पीछे हो रहा है राजनीति वो होती है जो दिखता नहीं है। और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको पता करके उसको लोगों के सामने रखना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। और ऐसे में फिर आपकी नेटवर्किंग काम आती है, और आपने जो सालों से सूत्र बनाए हैं वो काम में आते हैं। कई बार आपका सिक्स सेंस भी काम करता है, कई बार आपका हंच जो है, आप कई बार आप कुछ प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ऐसा हो सकता है, या आप जिस तरह से सोचकर गणित बिठाते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है। आपके प्रेडिक्शन भी जो है ना, आपका असेसमेंट, वो भी इसमें काम आता है। राजनेता और अपराधियों का जो गठजोड़ है उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, राजनेता और अपराधियों का गठजोड़ जो है वो नया नहीं है। वो मैंने चूँकि 90 के दशक से अपराध की रिपोर्टिंग की, तो मैं मानता हूँ कि उसके पहले से ही हमने देखा कि जब हाजी मस्तान और करीम लाला, वरदाराजन मुदलियार, ये जब स्मगलर्स थे मुंबई के, तो इनका भी राजनेताओं के साथ गठजोड़ था। और उस वक्त के राजनेताओं के साथ हमने इनकी तस्वीरें देखी हैं, इनके मिलते जुलते हुए, इनके साथ उठते बैठते हुए। ऐसी तस्वीरें हैं मेरे पास रखी हुई हैं बहुत सारी, और आई भी हैं सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई भी गई हैं। उसके बाद दाऊद की बात करें तो दाऊद इब्राहिम आज इतना बड़ा नाम है। दाऊद क्यों बना, यह हमें सोचना चाहिए। दाऊद इसलिए बना क्योंकि देश के एक बहुत बड़े राजनेता का उसके सिर पर हाथ था, और उसकी मदद से इस राजनेता ने अपनी राजनीति आगे बढ़ाई, अपने आप को मजबूत किया। और दूसरी बात, उसी दक्षिण मुंबई इलाके में भी एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता थे जो कि दाऊद की मदद से चुनाव जीतते थे। तो इन दो लोगों का, एक राष्ट्रीय नेता और एक दक्षिण मुंबई के नेता थे, इन दोनों की मदद से जो है दाऊद बड़ा बनता गया, और फिर इतना बड़ा बन गया कि अब देश के बाहर बैठकर फिर ऑपरेट करने लग गया। उसको वापस लाने के भी प्रयास हुए, और उसने खुद भी वापस आने की पेशकश भी की, लेकिन ऐसे प्रयासों को भी जो है विफल कर दिया गया, और इसके पीछे भी इन्हीं राजनेताओं का हाथ था। तो राजनेता और अपराधियों के गठजोड़ के बारे में भी जितेंद्र जी ने बिना नाम लिए इशारा साफ कर दिया है कि दाऊद के पीछे या दाऊद को आगे बढ़ाने में किन लोगों का योगदान था। बहरहाल बातें बहुत सारी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं बात करूँगा तो वो जो किताबें हैं उनसे ही निकल कर बात आएगी। तो अगर इस बात को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जितेंद्र दीक्षित की जो किताबें हैं उन पर आप अमेज़ॉन और अन्य पब्लिशर्स के पास मौजूद है, उन किताबों को पढ़िए ताकि आप विस्तार से राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में समझ सकते हैं, मुंबई के हालात को समझ सकते हैं, और साथ ही अलग अलग अपराधियों की जो जानकारियां हैं उसके बारे में समझ सकते हैं। बहरहाल जितेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।